नमस्कार एस्पिरेंट, मोस्ट वेलकम है आपका इस डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू पर। तो हम लोग यहाँ पर जो यूपीटीटी एग्ज़ाम आने वाला है अभी जल्दी, यानी कि ये फरवरी या फिर मार्च अप्रैल में, तो इसके लिए हम सीडीपी बाल विकास यहाँ पे देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हम करने वाले हैं ये सभी ऑलरेडी लास्ट टाइम क्वेश्चन आए हुए ही हैं, तो कोई भी ये नया क्वेश्चन नहीं है। तो इसमें से हम देखेंगे कि किसका क्या कारण है, किसका क्या आंसर है, क्या क्वेश्चन है, ठीक है। और सीटीईटी के लिए भी सीडीपी यही रहेगी, लेकिन क्या है उसमें और इसमें सिलेबस में हल्का सा अंतर है। उसमें जो चीज़ें ऑलरेडी कई वर्ष में हुई हैं वही आती हैं, लेकिन इसमें थोड़ा नया आ जाता है स्टेट में। तो हम लोग यूपीटीटी के लिए देख रहे हैं सीडीपी, और सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा। पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का जो पठार बनता है उसके कारण बताइए क्या क्या है। तो देखिए क्या कारण है क्या नहीं है, अगर इस पे हम लोग बातचीत करें तो अधिगम का पठार होता क्या है कि जब कभी बच्चा कोई सीख रहा है और ना वो चीज़ आगे बढ़ रही है ना वो कम हो रहा है, यानी वहीं पे उसको उसका ज्ञान है रुका हुआ, वही हम कहते हैं अधिगम का पठार। तो देखिए एक होती है प्रेरणा की सीमा, बच्चे को प्रेरणा नहीं मिल रही है तो वहाँ पे क्या है अधिगम बनने लगता है, ठीक है। या कोई शारीरिक सीमा है, बच्चा उसके आगे कुछ नहीं कर पा रहा, कुछ भी सीख रहा है तो एक अधिगम बनने लगता है। और दूसरी ज्ञान की सीमा, जैसे कि मान लो 100 नंबर का है पेपर और 100 में से 100 नंबर बच्चा ले आया, अब उसमें क्या है अधिगम तो पठार तो बनवे ही करेगा, ठीक है, क्योंकि 100 के ऊपर वो ला ही नहीं सकता है। तो कहोगे अरे ये तो 100 में से 100 ही नंबर ला रहा है, अभी आगे सीख नहीं रहा, ये तो अधिगम का पठार हो गया। तो आपने क्या जाना, एक तो प्रेरणा की सीमा होती है, एक तो ज्ञान की सीमा, जितना ज्ञान है उसमें वो है, और क्या है शारीरिक सीमा, ठीक है। ये तीन जो मैंने बताए हैं ये अधिगम के पठार के कारण हैं, लेकिन विद्यालय का असहयोग ये पठार का कारण नहीं है। विद्यालय सहायता करे ना करे लेकिन बच्चा अपने दम पर सीख सकता है। तो क्या मैंने बताया कि पठार के कौन कौन से कारण हैं और कौन कौन से नहीं। तो नहीं कारण क्या है कि विद्यालय का असहयोग, यानी विद्यालय सहायता करे ना करे लेकिन बच्चे पर निर्भर नहीं करता। अगला क्वेश्चन बताइएगा, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कथन किसने दिया था। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। तो व्यवहार में परिवर्तन है ये गेट्स या अन्य ने दिया था। किसने दिया था, गेट्स या अन्य ने। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है। तो स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण बुद्धि का मापन करता है। किसका करता है, बुद्धि का। तो बुद्धि का ये मापन 1905 ईस्वी में विनय ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर किया था, और यह पहला सफल बुद्धि परीक्षण माना जाता है। ये पहला सफल बुद्धि परीक्षण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बाहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था। तो किसने बताया कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है, बाहिर्मुखी व्यक्तित्व होता है, ये किसने बताया था, ये बताया था युग ने, ठीक है। युग ने किसने बताया था, युग ने बताया था। इन्होंने बताए थे कि 3 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, एक होता है अंतर्मुखी, एक होता है बहिर्मुखी, और एक होता है उभयमुखी। तो अंतर, बहिर्मुखी और उभयमुखी ये बताया था। एक्चुअली ये सब आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, उसके बारे में प्रोसेस चल ही रहा है, तो कुछ वेट करिएगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो बच्चों को जो उसके सामाजिक विकास को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा, आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन करता है। तो देखिए बच्चे को सामाजिक विकास को जो सबसे ज़्यादा कारक प्रभावित करते हैं वो होता है उसका वातावरण, उसका सामाजिक परिवेश। तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एक सामाजिक परिवेश या सामाजिक वातावरण, यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जिस वातावरण में रहेगा वही वो सीखेगा। तो इसलिए क्या है, हमारे जो साइकोलॉजिस्ट है वो कहते हैं कि बच्चा जिस समाज में रहेगा तो समाज की बुराइयां भी सीखेगा। बच्चा गाली कहाँ से सीखता है, समाज में गाली सीखता है। बच्चे जो गलत काम, झूठ बोलना, चोरी करना कहाँ सीखते हैं, क्योंकि वो समाज में देखता है। तो बच्चे का जैसा समाज होगा वही बच्चा सीखेगा। अगला क्वेश्चन है
कि कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो शारीरिक विकास का क्या नियम है बताइए। एक होती है वृद्धि, एक होता है विकास। विकास क्या है, वृद्धि क्या है, बताओ। तो देखिए शारीरिक विकास का एक नियम बताइए, शारीरिक विकास से क्या समझते हैं आप। तो देखिए हमारी शारीरिक वृद्धि के बारे में पहले बातचीत करेंगे, फिर शारीरिक विकास के बारे में बातचीत करेंगे। तो देखिए शारीरिक जो वृद्धि होती है वो डेफिनेट है। हमारे शरीर की वृद्धि 5 फुट 6 इंच या 5 फुट 3 इंच हो सकती है, लेकिन हमारा जो विकास है वो असीमित है। क्या है, असीमित है। जैसे आपका जो भी नाम है वाटीवर, ठीक है, जो भी शर्मा जी, वर्मा जी, ठीक है, राठौर, कुछ भी है, कुमार। तो कहने का मतलब आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम का कुछ भी क्या है, विकास कर सकते हैं, वृद्धि नहीं। विकास व्यक्ति के जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। आपका जो भी नाम है, अगर आपका नाम क्या है, हो सकता है अगले कुछ वर्षों तक ही चले, हो सकता है कि 200 वर्ष तक चल जाए, कोई अच्छा काम आप कर दें, है नहीं। तो आपके नाम का प्रचार होता रहेगा, यही क्या है, यही विकास है। तो बताइए कि शारीरिक विकास की एक प्रमुख नियम क्या है। तो जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता है, और वृद्धि क्या है, डेफिनेट होती है, छोटी सी होती है। तो जीवन पर्यंत क्या होता है, विकास, न कि वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास का सिद्धांत कौन कौन सा है। 2 या 3 विकास के सिद्धांत बताओ, ठीक है। तो नंबर 1 विकास का सिद्धांत, विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नंबर 2 विकास, ठीक है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है विकास, यानी विकास क्या संबंधवादी होता है। नंबर 3 समान प्रतिमान का सिद्धांत है विकास। तो इसे भी विकास के बारे में है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आंसर बताइएगा। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये किसका कथन है। विकास के स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलॉक ने कहा था। किसने कहा था, ये हरलॉक ने कहा था। यानी विकास होगा, उसमें कुछ नई नई चीज़ें मिलेंगी। तो नाम ध्यान रखिएगा, हरलॉक। अब बात करते हैं अपन लोग नए क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो मूल प्रवृत्तियां हैं व्यक्ति की, उसको 14 प्रकार से किसने बांटा हुआ है। तो ये बांटा था मैकडूगल ने। किसने, मैकडूगल ने। अगला है, किसी दूसरे वस्तु को अपनी एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन किसका है। ये डम्बिल का कथन है। किसका, डम्बिल का। अगला है कि सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं। लर्निंग के, सीखने के 3 मुख्य नियम कौन कौन से हैं, ये बताएगा आप। तो देखिए पहली बात, कोई चीज़ सीखो तो तत्पर हो जाओ, नहीं मुझे बहुत जल्दी सीखनी, तत्परता का नियम, ठीक है। नंबर 2 है अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम, पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी, साइको, मनोविज्ञान, कुछ 3 बार 4 बार सिलेबस का रिवीजन मारो, ठीक है। पूरा सिलेबस को 4 कॉपी भर डालो, इतनी मोटी, फिर देखो हिंदी, ये मनोविज्ञान कहाँ जाती है, उन्हें में से क्वेश्चन फंसेगा जो पढ़ोगे आप। तो क्या मैंने बताया, पहला बताया तत्परता का नियम, दूसरा बताया अभ्यास का नियम, कितना आप अभ्यास कर रहे हो, और एक है प्रभाव का नियम। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप क्या है, मैं थोड़ा इसमें एनर्जेटिक ज़्यादा हूँ, अब हम बगैर एनर्जेटिक आपको पढ़ाएं, ऐसे बताओ कौन से 3 नियम हैं, ठीक है। तो पहला है तत्परता का, दूसरा है अभ्यास का, तीसरा प्रभाव का। तो मज़ा नहीं आएगा, समझे। तो 3 नियम हैं, एक तत्परता के साथ सीखो, प्रभाव के साथ सीखो, और क्या है कि अभ्यास के साथ सीखो। तो 3 नियम को एक साथ आप अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो बिल्कुल इसमें मज़ा आएगा। तो आप जान लिए कि सीखने के 3 नियम कौन कौन से हैं। अब एक ही नियम बता दे रहे जो नहीं है। देखो सीखने का एक साथ में देगा बहुअनुक्रिया। बहुअनुक्रिया क्या होती है, आप कुछ बहुत तरीके से थोड़ी ना सीख सकते हो, एक साथ में बहुत चीज़ें थोड़ी सीख सकते हो। तो देगा बहुअनुक्रिया का नियम। तो ये सीखने का कोई नियम नहीं है, कौन सा, बहुअनुक्रिया का नियम, ठीक है। जबकि ये क्या गौड़ नियम में आता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 12 वर्ष में 16 वर्ष के बच्चे के लिए हिंदी में डॉक्टर एम एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। तो कौन सा किया इन्होंने,
इन्होंने किया शारीरिक साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। कौन सा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। अगला है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ये किया था स्पेयरमैन ने। किसने? स्पेयरमैन ने। तो द्विकारक पूछ ले या त्रिकारक पूछ ले, तो इन दोनों के किसने? स्पेयरमैन ने किए हैं। उसमें एक दिया था एस फैक्टर यानी कि सिंपल यानी कि जनरल सामान्य फैक्टर, और एक दिया था जी फैक्टर यानी कि जनरल फैक्टर, और एक एस स्पेसिफिक फैक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे एस स्पेसिफिक था, ठीक है, जो गलत बोला उसके लिए सॉरी, और एक था जी फॉर जनरल। तो जी और एस फैक्टर दिए थे, किसने दिए थे? ये दिए थे स्पेयरमैन ने। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही है वो हम आपको बता दे रहे हैं, जो सही नहीं है वो भी आपको बता देंगे क्या है। तो देखिए जो सही है वो हम 3 बताएंगे। पहला है सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये किसने दिया था? ये थर्नडाइक ने दिया था, उद्दीपक अनुक्रिया। ठीक है, अगला है सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। ये BF स्किनर ने दिया था, और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये पावलोव ने दिया था। अगला है सीखने का समग्र सिद्धांत। ये किसने दिया था? तो देखो जो सीखने का समग्र सिद्धांत है उसका दूसरा नाम है अंतर्दृष्टि या सोच का सिद्धांत, जो कि किसने दिया था? जो कि दिया गया था सीखने का अंतर्दृष्टि सिद्धांत या सीखने का समग्र सिद्धांत, ये एक ही सिद्धांत है जो कि कोर्ट कॉफका और कोहलर ने इन्होंने दिया था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है सुजनन शास्त्र के पिता कौन कहे जाते हैं? तो गाल्टन। कौन है? गाल्टन। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? तो ग्रंथियों के आधार पर अगर बातचीत करेंगे किसने चर्चा की है? तो क्रिस्मर ने चर्चा की है। इनकी पुस्तक है फिजिक्यू एंड करैक्टर में शारीरिक रचना के आधार पर इन्होंने बताए हैं क्रिस्मर ने कि लंबकाय व्यक्ति होता है, सुडोलकाय होता है, ठीक है, स्प्रेंजर होता है। तो ये सभी बताए थे किसने? क्रिस्मर ने। अगला क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है। ये किसने बताया? तो ये बताया था क्रो एंड क्रो ने। किसने? क्रो एंड क्रो ने। अगला है विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? तो विद्रोह कब होता है बालक, बताइएगा कौन सी अवस्था में? पूर्व किशोरावस्था या मध्य किशोरावस्था या पश्च किशोरावस्था, कौन सी किशोरावस्था में होती है? तो देखो जैसे किशोर बनने वाला होता है, ठीक है, किशोर, तो वो पूर्व किशोरावस्था होती है शुरू में। जैसे ही बच्चा 15-16 वर्ष में आता है, 14-15-16 पगला जाता है, सोचता अरे मैं तो जो है कि सीधे इतना बड़ा घर बनाएंगे, 4 थोड़ जो है कि नौकर लगाएंगे, ये वो करेंगे। ये सब बच्चों के क्या है, धीरे धीरे उनकी मानसिकता ये सभी की शुरुआत में होती ही है, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे लेवल पे आता है दिमाग, फिर कहता नहीं। तो मेरे कहने का मतलब विद्रोह की भावना होती है और समाज को और पेरेंट्स को बच्चा कुछ नहीं समझता है इस उम्र पे। तो ध्यान रखिएगा पूर्व किशोरावस्था है ना कि पश्च, क्योंकि शुरुआत में तो पगला ही रहता है बच्चा। जैसे वो 12-13 वर्ष की उम्र पे आता है, परिवार वालों को कुछ समझता नहीं है, फिर जैसे ही वो थोड़ा उतरने लगता है, उसका दिमाग ठिकाने आने लगता है, तो अब कभी भूलना नहीं, ठीक है। क्वेश्चन था कि विद्रोह की भावना कौन सी अवस्था में आती है, तो ध्यान रखिएगा पूर्व किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती क्या कहलाती है, बताओ। तो देखो सीखने की वह जिसमें कोई उन्नति नहीं होगी, तो शुरू में बताए थे कि जब 100 में से 100 नंबर आ रहा है, ठीक है, अब बच्चे कह रहे हो कुछ नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, तो बच्चा भी क्या करे, बस ऐसे नंबर लाने की ज़रूरत है कि साला कितना कठिन पेपर आएगा, हमें 100 में से 100 चाहिए, 100 में से 99 चाहिए, आने दो कठिन पेपर, होगा किसी के लिए कठिन, हम तो 99 लाएंगे, हम तो 100 लाएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर है सीखने का पठार। जब कोई उन्नति या अवनति ना हो, बराबर रहे, तो उसे सीखने का पठार कहते हैं। जैसे ग्राफ मान लो सबसे पहले ऐसे चल रहा है, ऐसे ऊपर के लिए, फिर उसके बाद बराबर चल रहा है, तो बराबर ना बढ़ रहा ना घट रहा है, यही पठार है। अगला है बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है, बताओ बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे। तो देखिए IQ इंटेलिजेंस क्वोशिएंट या बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है MA
MA/CA, पहले MA करो फिर CA कर लो, ठीक है। तो क्या है MA/CA × 100, अब गलत नहीं होना चाहिए, यानी मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज × 100। तो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र था ये, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। तो मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। अब मानसिक आयु मान लो हमेशा व्यक्ति की वास्तविक आयु से कम ही होती है, तो कम वाला ऊपर रख देना, ज़्यादा वाला नीचे रख देना। जैसे 16 वर्ष के लड़के की आयु, मानसिक आयु 12 वर्ष है, तो 12 ऊपर 16 नीचे, काट फेर देना, आंसर आ जाएगा कितना, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। मतलब प्रयास भी करो भूल भी जाओ, इसे सीखना है। तो किसने किया था, ये किया था थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने। तो हमारा जो वीडियो हुआ है ये मात्र हुआ है 15 मिनट का, और हमने क्वेश्चन भी कर लिए मतलब भर तक। अगला, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने कहा था कि प्रयास करो भूल जाओ, फिर सीखो, ऐसे सीखो तब देखो। अगला है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में पूछा है, तो देखो 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 दूना 46, और लिंग गुणसूत्र पीछे तो 1, 2 नहीं बताइएगा। लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं, तो लिंग गुणसूत्र 1 होता है, ठीक है। लिंग जो लिंग का निर्धारण करता है, ससुरा XX Y वाला, तो Y वाला जाता है। अगला है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। तो कोहलर ने क्या अधिगम का सिद्धांत दिया था कि कैसे लर्निंग होगी, कोहलर ने बताया था। तो इसको अंतर्दृष्टि गेस्टाल्ट अधिगम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसको समग्र सिद्धांत या पूर्णाकृत सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत या सूझ का सिद्धांत, इतने नामों से जाना जाता है। और सुल्तान नाम का जो चिंपांजी था उस पर प्रयोग किया था किसने, कोहलर ने। तो चिंपांजी भी इतना होशियार हो गया था, वो भी जो है कि बहुत काम धाम करने लगा था अपने फायदे के लिए। अगला है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो स्किनर ने। देखिए क्रिया मतलब रिएक्शन कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, क्या कहते हैं, रिएक्शन। तो जैसे क्रिया है तो क्रिया का इंग्लिश में ध्यान करना, रिएक्शन मतलब आर, तो RS से जोड़ देना, RS। तो जैसे उधर आ रहा है वैसे इधर S ले आना है, यस मतलब स्किनर। बस ये क्वेश्चन तुम्हें 20 बार मिलेगा, तो एक ही ट्रिक ध्यान रखना। जैसे क्रिया प्रसूत करके आए तो तुम थॉर्नडाइक में कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान रखना क्रिया को इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्रिया को इंग्लिश में कहते हैं रिएक्शन, ठीक है। तो रिएक्शन को R हमने बताया, R से S को जोड़ देना, S से क्या है, S से स्किनर, बस स्किनर तुम्हारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के सिद्धांत कौन है। तो तरल क्रिस्टल, ठीक है, प्रतिमान के सिद्धांत कौन है। तो देखो इसका आंसर है केटल। क्या आंसर है, केटल। तो देखो तरल एक केटल होती है जिसमें हम लोग चाय वाय भर के मेहमान को बुलाते हैं, ठीक है, इसे ध्यान रखो। तो वो चाय कैसी तरल होती है, तो इसे ध्यान रखना कि बुद्धि के तरल क्रिस्टल सिद्धांत क्या है, चाय किस में है, केटल में। तो तरल सिद्धांत किसने दिया, केटल ने दिया, बोलना नहीं है। ये सभी अभी टेस्ट होगा 5 मिनट 2 मिनट के बाद। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया गया। तो देखिए क्वेश्चन है मानसिक उद्वेलन, या इंग्लिश में आएगा ब्रेन स्टॉर्मिंग। क्या आएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ये सृजनात्मकता से संबंधित है। शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन यानी कि ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग सृजनात्मकता से संबंधित है। तो अगर कहीं तुम्हें ऑप्शन में सृजनात्मकता दिखता हुआ मिल जाए सीटेट के पेपर में, यूपीटेट, तो अधिकतर आंसर तुम्हें वही होगा, ज़्यादा दिमाग उसमें लगाना नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी समस्या का समाधान अपने अलग तरीके से विवेक से सोचना और उसे करके दिखाना, अपने अलग तरीके से, यानी समस्या को अलग तरीके से सॉल्व करने की बुद्धि ही सृजनात्मकता है। अगला है गोलमेल निम्न में से किससे संबंधित है। तो गोलमेल संवेगात्मक सिद्धांत से संबंधित है। मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं, कर लो फिर जाओ। निम्न में से कौन से इससे भिन्न है। तो देखिए आप ये ध्यान रखिएगा, जो शेष से भिन्न है उसके लिए बता रहे हैं। एक वो है नियम है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। क्या है, ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। तो अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत और समान अवयवों का सिद्धांत और सामान्यीकरण का सिद्धांत,
ये सभी अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत हैं। जैसे अधिगम है, कैसे स्थानांतरित करोगे। आपने इतना ज्ञान ले लिया, अब इतना ज्ञान लेके बैठो, क्या करोगे इस ज्ञान का? इस ज्ञान को स्थानांतरण करना है, किसी को दे देना है, यही फायदा है। ठीक है, तो एक और सिद्धांत है, एक है ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत। ये अधिगम का ही सिद्धांत है, ना कि अधिगम स्थानांतरण का। तो जो ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत है, ये ससुर कैसा सिद्धांत है? ये डायरेक्ट अधिगम का सिद्धांत है, लर्निंग का, ना कि लर्निंग ट्रांसफ़र का, ना कि अधिगम ट्रांसफ़र का या दूसरे को देने का। तो ध्यान रखिएगा, बाकी गए अलग, लेकिन एक है क्या? ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत। ये अधिगम का सिद्धांत है, जो कि ट्रांसफ़र की बात नहीं करता। ट्रांसफ़र की बात कौन कौन करता है? वो करता है अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, ये तीन अलग। और चौथा है ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत, ये अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये है अधिगम का सिद्धांत, जबकि क्या नहीं है? अधिगम स्थानांतरण का सिद्धांत। चलो, ये क्वेश्चन हो गया, बहुत डिटेल में, भूलना नहीं। अगला है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर क्या है? तो देखिए, संज्ञान होता है जब किसी के बारे में कुछ जानना ही संज्ञान है। तो न्यूनतम है स्तर होता है ज्ञान। सबसे पहले व्यक्ति को ज्ञान होना चाहिए। जब ससुर ज्ञान होगा तो उसके बाद समझ होगी उसको। ठीक है, वो समझदार बनेगा इंसान, और जब समझदार बनेगा तब जाके अनुप्रयोग या प्रयोग करेगा। और प्रयोग जब करेगा तब विश्लेषण करेगा कि जब मैं सोच रहा था, अरे ये सही है कि गलत। विश्लेषण के बाद फिर संश्लेषण कर सकता है, निर्माण कर सकता है 50 चीज़ें जोड़ करके, और उसके लास्ट में फिर मूल्यांकन कर सकता है कि मैं कहाँ गलत कहाँ सही था। तो न्यूनतम स्तर क्या है? ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान का मतलब जानकारी या कुछ भी। वैसे आध्यात्मिकता में जाएंगे तो ज्ञान का मतलब जानकारी नहीं होता है। ठीक है, हम लोग आजकल इस शिक्षा में सिर्फ इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं, ये शिक्षा नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब, तो आप लोग क्या है, न्यूनतम स्तर पहले ज्ञान समझिए। तो सबसे पहले ज्ञान ले लो, बढ़िया डिग्रियां इकट्ठा कर लो, जान जाओ, होशियार हो जाओ, आप पास पड़ोस सोसाइटी के बारे में जान जाओ। फिर उसके बाद बहुत से लेवल हैं, अभी तो पहला लेवल पे ही हैं हम लोग। अगला पॉइंट, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, ये कैसा उदाहरण है? तो ये उदाहरण है, अब देखो साइकिल चला रहा है पतले पतले पहियों वाली, अब वो मोटरसाइकिल चलाएगा, सीख रहा है बच्चा। तो बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा अपनी लाइफ में ऊपर जाने के लिए सोच रहा है। मोटरसाइकिल वाले कार पे आएंगे तो क्या है कि उत्तर है इसका ऊर्ध्व अधिगम स्थानांतरण। एक बच्चा अपने लाइफ में उन्नति कर रहा है। क्या कर रहा है? उन्नति कर रहा है। और जीवन की खुशहाली तो इसी में है कि जब तक व्यक्ति जिंदा रहता है, हमेशा कभी भी या तो ऊपर जाए या बराबर रहे, कभी नीचे ना आए। क्या है? या तो ऊपर जाए या बराबर रहे, कभी नीचे आना है, हमेशा ऊर्ध्वगामी होना चाहिए। तो आज का सेशन बहुत लाजवाब रहा है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बताइएगा आपको कैसा लगा है, और हम जल्द ही स्क्रीन पे वीआईपी तरीके से हमें से डिलीवर करा करेंगे। तो आप देख रहे थे रेड डायमंड कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। हमने आपको 30 के 30 क्वेश्चन याद कराने की कोशिश की है। अब चलिए 2 क्वेश्चन का ले लेते हैं टेस्ट के उत्तर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। तो पहला टेस्ट ये है कि ये बताइएगा कि बुद्ध के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? बुद्ध के तरल क्रिस्टल प्रतिमान के प्रतिपादक कौन है? अगर इसका उत्तर आता है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि बुद्धि लब्धि का निकालेंगे कैसे, सूत्र बताइए। ठीक है, बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, इसका सूत्र बताइए। तो आप हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नेक्स्ट टाइम हम लाजवाब हिंदी के और लाजवाब पर्यावरण और लाजवाब सीडीपी के क्वेश्चन ऐसे ही डालने वाले हैं, जो कि अगर आप 30 दिन बने रहेंगे हमारे साथ, नंबर आपके बढ़ जाएंगे 10-15। ठीक है, मतलब ईज़िली कम से 10-15 कैसे, मतलब 30 में से जो 30 क्वेश्चन आते हैं वो 30 में से कम 15 तुम तैयार कर लोगे, 15 हम करा देंगे, 30 में से 30 सही हो जाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ऐसे करके, तो इस बार 30 में से 30 सही करने हैं, कुछ छोड़ना नहीं है। 15 की तैयारी आप करेंगे, 15 की हम करा देंगे, या हम और भी करा देंगे। धीरे धीरे हम और भी
कोशिश कर रहे हैं। तो आप देख रहे थे रेड माई कोचिंग चैनल विद मिंटू बाबू। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।